पुरस्कार, कहा अच्छा काम करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना जरूरी। देहरादून में मुख्य सचिव ने दिलाई शपथ, सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ, कहा हर नागरिक को करना होगा अपने अपने मत का इस्तेमाल। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिखी कांग्रेस में गुटबाजी, किशोर उपाध्याय के सपोर्ट में आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, किशोर उपाध्याय को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा। और पूरे देश में मनाया जा रहा मतदाता दिवस, हरिद्वार में मतदाता दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की राजधानी देहरादून से, जहां सचिवालय में सीएम रावत ने कई क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले अधिकारियों को उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार से पुरस्कृत किया है, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारी और सामूहिक श्रेणी के 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। जिसके बाद सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार का उद्देश्य अच्छा काम करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना है। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना जरूरी है, इससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। वहीं राज्य में लगातार तीसरे साल भी ये पुरस्कार दिए जा रहा है। इसी के साथ सीएम ने राज्य के विकास के लिए नई पहलों से योगदान करने का सराहनीय प्रयास किया है। वहीं सामूहिक श्रेणी में सचिव परिवहन शैलेश बगोली सहित जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव को पुरस्कृत किया गया। सीएम ने 17 अधिकारियों को यह पुरस्कृत किया है। और आपको यह बता दें कि ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये अलग अलग फील्ड्स में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो अच्छा काम कर रही हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है। और इसी के सिलसिले में सामूहिक श्रेणी में सचिव परिवहन शैलेश बगोली, साथ ही जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारी और सामूहिक श्रेणी में 3 पुरस्कार हैं ये, जिसमें अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को उत्कृष्टता और सुशासन के लिए, यानी कि जो गुड गवर्नेंस है, और साथ ही जो अच्छा काम कर रही हैं उनको लेकर ये सम्मान दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शाह ऑनलाइन पर जुड़ गए। विकास, उत्कृष्टता और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को लेकर रावत सरकार लगातार प्रतिबद्ध कटिबद्ध नजर आती है। इसी सिलसिले में यह पुरस्कार कितना अहम समझे और साथ ही किसे किसे यह पुरस्कार दिया गया है? वो किस तरीके से जो है आम जनता को मिल पाए, किस तरीके से जो है जो कार्य जो राज्य सरकार जो योजना बनाती है वो किस दिशा में काम कर रही है, इसको लेकर आज जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उन्होंने जो सचिवालय में जो है लगभग 17 अधिकारियों को जो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट एवं सुशासन पुरस्कार से वर्ष 2019 जो है पुरस्कृत किया गया है। इसका एक यही उद्देश्य है आदर्श की जिन अधिकारियों ने जो है जो राज्य सरकार की जो लाभान्वित योजना होती है उन योजनाओं में तेजी लाने और अच्छा काम करने के लिए जो है इन अधिकारियों को जो है ये पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है कि जो अच्छा जिन्होंने अच्छा काम किया उनको लगातार जो है पुरस्कृत प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो और अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनको प्रेरणा भी मिल सके। और ये 17 अधिकारियों को दिए गए, जिनमें से तीन जो है सामूहिक दिए गए, प्रदान किए गए, और 3 सामूहिक दिए गए। जी आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। 17 अधिकारियों को पुरस्कार दिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी पहाड़ की खबरें जारी रहेंगी। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है
कुंभ नगरी, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्म नगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही है कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्म नगरी हरिद्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने कहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने मत का इस्तेमाल करे। इसी के साथ कहा कि निर्वाचन आयोग ने ये एक अच्छी परंपरा शुरू की है, इस शपथ को हर नागरिक को पालन करना चाहिए। इसी के साथ मुख्य सचिव ने राज्य निर्वाचन आयोग की थीम और वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। उत्तराखंड में बीते कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान से राज्य का सियासी तापमान बढ़ गया था। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते नजर आए हैं कि किशोर उपाध्याय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, आज नहीं तो कल। दरअसल सहसपुर के होरावाला में आयोजित कार्यक्रम में हरीश रावत पहुंचे थे, जहां उन्होंने किशोर उपाध्याय का जिक्र किया। हरीश रावत ने कहा कि किशोर उपाध्याय आज नहीं तो कल इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। वहीं इस राज्य की वो सोच समझ रखने वाले, यहां की संस्कृति को जानने वाले, यहां के लोगों को समझने वाले, जो इस राज्य के परिदृश्य और भूगोल को जानते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। किशोर उपाध्याय इस राज्य के उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिसमें यह समझ है जो यहां के मुख्यमंत्री के लिए होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हरीश रावत का करीबी माना जाता था, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हरीश रावत मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए नागवार नजर आ रहे हैं। और अब हरीश रावत उनकी जगह पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लोगों को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं, गाड़ गधेरों को समझते हैं, भूगोल को समझते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं, और तब आप किसी पद के लायक आते हैं। तो किशोर उपाध्याय जी हमारे राज्य के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनमें इस तरीके की समझ है जो यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए होनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जो लोग पहले मुझसे कहते थे जिसको आप दे दोगे हम उसको मान लेंगे। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान को समझना चाहेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहकर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया था कि कांग्रेस के हाईकमान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, और अब किशोर उपाध्याय को मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की जो पेशकश कर दी है, कैसे समझें? पहले उस बयान को लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं किरकिरी पूर्व मुख्यमंत्री की होती नजर आई। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश तक ने कह दिया था कि इस तरीके का बयान किसी भी तरीके का उचित नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। अब इस बयान को कैसे समझें? जी आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि जो हरीश रावत है मुख्यमंत्री राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजकल बयानबाजी में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियों में रहे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहे। तो इस प्रकार की बातें लगातार उनकी बयानबाजी जारी है। अगर कहा जाए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप लगातार राजनीति से जुड़े रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति आप पूरी देखते हैं। आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद कहा कि अभी लगभग अगर कहें तो करीब 2 सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट, जो ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कांग्रेस को यहां सरकार अपनी बनानी है या इसका एक अच्छा नेतृत्व चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक चेहरा यहां पर मुख्यमंत्री का घोषणा करना चाहिए, जिसके नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़े जाए, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हुई, कहीं बयानबाजियां हुई। तो फिर जब
उसमें नेता प्रतिपक्ष ने भी कई बार बयान दिया, उन्होंने कहा हरीश रावत जब उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़े थे तो 11 सीटें ही रहेगी और खुद दोनों जगह से नहीं कमल जी, लेकिन इस थ्योरी को भी समझना चाहेंगे कि आखिर पार्टी के अंदर से अकेले सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत की तरफ से ही ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित कर देना चाहिए? क्या प्रीतम सिंह के नाम को लेकर जो अटकलें लग रही हैं उससे वो नाखुश नजर आ रहे हैं या फिर वजह कोई और भी हो सकती है? क्या एक बार फिर से वो अपना नाम सुनना चाहते हैं? जी आदर, सबसे बड़ी बात अगर कहें तो हरीश रावत की जो आप बात करें तो जब ये खुद जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे और उस टाइम तब सरकार आई थी तो उस टाइम नरेंद्र तिवारी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गए थे, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक तरह से उस टाइम ठेस पहुंची थी कि कहाँ इनके जो विधायक जीते आए थे उन्होंने भी कई बार बवाल किया था। अगर बात करें फिर ये विजय भगुड़ा बन गए, फिर ये बाद में ये स्वयं बने, और अब अगर जैसे कहें तो प्रीतम सिंह इस टाइम वर्तमान में हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसी कहें तो बात बहुत खास मुख्यमंत्री की ये जो हरीश रावत थे उस टाइम उनकी लॉबी के खास सिपाही माने जाते थे प्रीतम सिंह, जो इनकी खास लॉबी के थे। लेकिन अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या इनकी अंदर की बातें हैं देखा जाए तो अब खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह ये बयान नहीं दे रहे हैं कि प्रीतम सिंह अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, इस प्रकार का बयान देंगे। कभी किशोर उपाध्याय को, कभी इधर उधर की बातें। अब उन्होंने एक नया बयान दे दिया कि जो किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष थे वो इस यहाँ पहाड़ी सरकार से पूरे हैं, उनको सीएम के अच्छे अब नहीं तो कभी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं की बातें लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे आपसे देखा जाए तो प्रीतम सिंह को कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहीं डैमेज या कहीं का नहीं कि उसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या ऐसी अंदरूनी की बात है क्या नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत कहीं ना कहीं बयान देगी चर्चाओं में। बिल्कुल जाहिर तौर पर बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि पार्टी कैडर से अलग इस वक्त कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नजर आते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक मंच से आने पर कतराते हैं, एक साथ आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि कांग्रेस चाहे जितनी बार भी ये कह ले कि हम सब एक है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में ये नजर आता हुआ दिखाई तो नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। पूरे देश में मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। हरिद्वार में भी 11वें मतदाता दिवस पर भी जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको जिलाधिकारी सी रविशंकर ने देवपुरा चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक किया। इसी को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि मतदाता दिवस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आज के दिन जो नए वोटर्स हैं उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना के मद्देनजर कार्यक्रम को सीमित रखा गया है और कई सेंटर बनाए गए हैं जहां पर नए कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि सभी के वोटर आईडी कार्ड बनाए जाएं और मतदान के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाए। आज हरिद्वार जनपद में बहुत बृहद ढंग से मनाया जा रहा है, जिसमें जो नए वोटर्स हैं तो उनको जो है एक
मोटिवेशन भी कर रहे हैं कि जो है सभी अपना जो है मताधिकार का जो है प्रयोग करने के लिए, जिसमें हमारा जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा एक अभियान है इसमें जुड़ जाएं करके। वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आज इसकी शुरुआत लालकुआं के मोटा हल्दू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो गई है। सीएमओ भागीरथी जोशी और क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया है, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में बने टीकाकरण कक्ष में पहला टीका कोविड-19 ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र पांडे को लगाया गया। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन ही 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। इस दौरान सीएमओ भागीरथी जोशी ने कहा है कि इससे पहले बेस अस्पताल और महिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया जा चुका है। इसी के तहत आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोटा हल्दू में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया है। पहले हम महिला चिकित्सालय हल्द्वानी शुक्ला तिवारी में ऑलरेडी चल रहा है, नैनीताल में हो चुका है, तो अब धीरे धीरे करके इस बेल्ट को भी हम ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के तहत यहाँ आई हूँ मैं कि लोगों को मोटिवेशन हो। मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। मैं ये संदेश देना यहाँ हेल्थ केयर वर्कर को चाह रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है और मैं अपना काम सुचारू रूप से कर रही हूँ। अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवा। उधर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला है। ये मार्च आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व आईजी पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर कार्यालय पर इकट्ठा होकर निकाला, जिसमें आप नेता अन्नत राम चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों पर काले कानून थोपकर उनका उत्पीड़न करने पर तुली है, जिसमें किसानों को अपना अहित नजर आ रहा है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार आंखें बंद और कानों में तेल डाले अत्याचार पर तुली है, जिसमें सरकार का अहंकार साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि वो किसान बिल वापस नहीं लेगी और किसान भी अपने जगह पे अड़े हुए हैं और पिछले 55-56 दिन से वहां पर ठंड में, आपको पता ही है, बॉर्डर पे पड़े हैं, रोड पे हैं सब लोग और लाखों किसान हैं, ये थोड़े नहीं। और सभी यूनियनों ने समर्थन दिया है कि ये कहा है कि तीनों बिल वापस लिए। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। माननीय प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के विकास को बल मिला है। विकास की पहली सीढ़ी होती हैं सड़कें। ये महज सड़कें नहीं हैं, ये हैं उत्तराखंड का भविष्य। पिछले 4 साल में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण, 900 से ज्यादा गांव जुड़े सड़कों से। सड़कें होंगी तो पर्यटन बढ़ेगा, बढ़ेगा रोजगार, बढ़ेगा व्यापार और आत्मनिर्भर बनेगा उत्तराखंड। यही है हमारा ध्येय, यही है हमारा संकल्प। आत्मनिर्भर और विकसित होता उत्तराखंड। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले खेल विभाग ने क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने की। आपको बता दें कि क्रॉस कंट्री रेस में जिले के कई ब्लॉकों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य विकास अधिकारी हंसा दत्त पांडे ने पुरस्कृत किया है। वहीं गोपेश्वर जिजो पांडे हैं, इस खेल विभाग की तरफ से रेस का जो आयोजन किया गया है, इसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। जनपद स्तरीय क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर वाले बच्चों ने ही प्रतिभाग किया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसके तहत जिला प्रशासन से ये ऑर्डर आए हैं कि आप 18 साल से ऊपर वाले बच्चों का ही क्रॉस कंट्री दौड़ करा सकते हैं। 1 साल से कोविड-19 चल रहा है, तो उसके दौरान हमने लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। लॉकडाउन में तो हम
कभी गांव में कभी इधर ही रोड पे करते थे, क्योंकि हमारा स्टेडियम बंद था। और अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रश्मि मैम और संजीत सर के अंडर में कर रहे हैं क्योंकि 1 साल से। तो अभी हम 72 गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे क्रॉस कंट्री में, जो कि मैं 2nd आई हूँ। चमोली में सरकार द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत आज कई किसानों और व्यवसायियों को लाखों के चेक बांटे गए। बता दें कि ब्लॉक सभागार में ब्याज मुक्त ऋण मेले का आयोजन किया गया, जो जिले सहकारी बैंक की तरफ से किया गया, जिसमें 1 साल में 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण लाभार्थियों को दिया गया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तभी से किसानों की आय दुगना करने के लिए 2% ब्याज की दर पर, पहले हमने 2% ब्याज की दर पर सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम दिखे। दीनदयाल कृषि ऋण के तहत आज 249 लोगों को और पिछले वर्ष लगभग इतने ही लोगों को एक कृषि ऋण वितरित किए गए। मुझे पूरा विश्वास था बिना ब्याज का ऋण है। काश्तकार अपनी आय को बढ़ाएगा, किसी की आय बढ़े, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो दूर दराज के इस हिमालय राज्य के और सबसे दूरस्थ के विकासखंड कुफरी में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो या नेशनल हाईवे, गांव हो या शहर, रास्ते कितने भी कठिन हों उन्हें आसान बना रही है त्रिवेंद्र सरकार। दशकों से जो वंचित थे सड़कों से, वहां पहुंच रही हैं पक्की सड़कें। पुलों के निर्माण से मिट रही हैं दूरियां। पिछले 4 साल में उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई है। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है उत्तराखंड। आधुनिक और विकसित हो रहा है उत्तराखंड। और अब बात लक्सर की करते हैं, जहां गो तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने उत्तराखंड गौवंश संरक्षक स्क्वाड की टीम के साथ मिलकर अभियान चलाकर रणसुरा में खेतों में छापेमारी करते हुए 430 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। वहीं लक्सर कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि मंगलौर पुलिस और गौवंश संरक्षक स्क्वाड टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिबंधित मांस के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जंगल में हमारी जो गो संरक्षण स्क्वाड है और हमारी मंगलौर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वहां कुछ गौवंश की जा रही है। इसको देखते हुए वहां पर छापेमारी की गई तो 430 केजी लगभग गौमांस बरामद हुआ है। 2 मुलजिम मुशरत और मोहम्मद फैयाज को अरेस्ट किया गया है। धनौरी में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देर रात पुलिस ने रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर पीड़ित को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस दौरान पीड़ित के भाई ने बताया कि धनौरी अड्डे पर उसका सैनी ढाबा है। पीड़ित ढाबे से घर जा रहा था, इस दौरान ही बाइक सवार 3 अपराधियों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। ये देख रहे हैं मौके पे ये इनको ये आया है कि 3 लड़कों ने इनपे जो हमला किया है, तो उस संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कौन है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं कि कौन थे और सभी पहलुओं की जांच की जा रही थी, कौन थे क्या थे। उधर थल के बालेश्वर महादेव के मंदिर में खिचड़ी भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन जय महाकाली एंड कंपनी ने